नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि आज श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है और श्रद्धेय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि इस बात का घोतक है कि क्या अब ऐसे महान विभूति जो किसी की सर्विस करना स्वीकारा नहीं समाज हितों को ऊपर रखते हुए, क्या ऐसे लोग आएंगे? लेकिन जो जय आए हैं वो जाएंगे, ये प्रकृति के नियम है। इसलिए हम उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनको सत प्रणाम करते हैं। और हमने श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के अनुयायियों में से एक, हालांकि आपने मिलिट्री में मेजर के पद पर सेवा दिया है, डॉक्टर हिमांशु, आप मेरठ के रहने वाले हैं। और कहा जाता है ना कि अगर आप फौज में हैं तो सियाचिन ग्लेशियर के ठंडी से लेकर के राजस्थान के गर्मी में अगर आप नहीं गए हैं तो घर के वातानुकूलित जगहों पर बैठ करके आप उनके विषय में कुछ ना बोलें जब तक आपको उनकी समस्याओं का जानकारी ना हो। अग्निवीर योजना में मुझे अब इनसे ज़्यादा अनुभवी परिपक्व आदमी नहीं हो सकता था, जिसने सियाचिन ग्लेशियर, द्रास उस जैसी दुरूह परिस्थितियों में देश का सेवा किया है और खुद के शरीर को तपा करके इस योग बनाया हुआ है। अग्निवीर योजना से कितना युवा प्रभावित होगा, कितना समाज प्रभावित होगा और कितना फौज प्रभावित होगा, इस बात के लिए हमने मेजर हिमांशु को अनुरोध किया था कि आप अपने अनुभव पर, और चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में आपके बढ़ते कदम का परिचय है कि आप मेरठ से 6 बजे भोर में चंद्रशेखर जी के समाधि स्थल राजघाट पर आ गए थे और अनवरत आते रहते हैं। कहीं भी अगर समाज की आवश्यकता पड़ती है, समाज को जरूरत पड़ती है, आप वहाँ होते हैं। तो एक तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि ये जो अग्निवीर योजना है, इसकी सबसे तो पहले पृष्ठभूमि बताएं। हम तो जानते नहीं कि ये है क्या, ये सरकार ने क्या किया है, पर इस विषय में आप कुछ बताएं। देखिए, एक तो अग्निवीर एकाएक आ गई है, तो अभी लोगों को, जो लोग लागू करना चाह रहे हैं, उन्हें ही इसका अंदाज़ा नहीं है। बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा कि देखते हैं। अब मेरा निवेदन यह है कि फ़ौज कोई लेबोरेटरी का गिनी पिग नहीं है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। फ़ौज बरसों से, शताब्दियों में एक परफेक्ट हुई, बहुत ही गरिमापूर्ण, अनुशासित एक संस्था है। उसके साथ इस तरीके की हल्की छेड़छाड़ जिसमें देखेंगे जैसी चीज़ें हैं, और देखेंगे था तो कोई पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू कर सकते थे अग्निवीर का। हमारे पास एक नियमित फ़ौज है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ़ौज है, कई युद्ध लड़ी फ़ौज है स्वतंत्र भारत में, और स्वतंत्र भारत के पूर्व भी एक गौरवशाली परंपरा भारतीय फ़ौज की है। तो फ़ौज आज जैसी भी है, उसने अपने को हमेशा साबित किया है युद्ध में। अब जब संस्था ठीक ठाक है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए था कि अग्निवीर योजना लाई ही क्यों गई, कि हमें भाड़े के सैनिक जैसी स्थिति क्यों ज़रूरत पड़ रही है, नियमित सैनिक की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि अन्य देशों का जहाँ ये कंस्ट्रक्ट की बात होती है, वहाँ तो आदमी उपलब्ध नहीं है उन देशों में सेवा के लिए, तो वहाँ अनिवार्य सेवा की, सैन्य सेवा की एक प्रावधान प्रथा है। हमारे देश में तो हज़ारों लड़के गांव देहात के, रोज़ आपको देहात के व्यक्ति हैं परमार का, आप भी दौड़ते देखते होंगे उनको, तो इतने लोग हमें उपलब्ध हैं। लाखों लड़कों में ये जज्बा है एक गौरवशाली संस्था से जुड़ने का, एक गरिमापूर्ण, मैं इसे नौकरी नहीं कहता हूँ, सेवा का, और जज्बा ये रहता है कि जान तक न्यौछावर करने का। तो ऐसे युवा हिंदुस्तान को या किसी भी देश को कैसे मिल सकते हैं? हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे युवा मिलते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो युवा जो जून जुलाई की गर्मी में, आज भी आप जाइएगा तो दौड़ते हुए 2 बजे आपको दोपहर में मिलेंगे, सुबह सुबह जब बिल्कुल दिन भी नहीं निकला होता दौड़ते हुए मिलेंगे। ऐसे युवा अपनी जान न्यौछावर करने को जब तैयार हैं, तो बतौर राष्ट्र हम कैसे देश हैं कि हम उन्हें भाड़े से ले रहे हैं, 4 साल के लिए ले रहे हैं। वो राष्ट्र कैसा होगा जो ऐसे युवाओं को, जिसमें ऐसा जज्बा है, उन्हें पेंशन भी देने को तैयार नहीं है, उनके परिवार को मेडिकल सुविधा देने को तैयार नहीं है, उन लोगों को एक नियमित गरिमापूर्ण नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो ये किस वजह से आया, कैसे आया, ये हमारी समझ के पूर्व है। और अभी कुछ पूर्व जनरल्स ने और अभी हाल में रिटायर हुए कुछ सर्वोच्च पदों पर रहे लोगों ने जिस तरीके की आशंका और विचार व्यक्त किया है, उससे कुछ संदेह बनता है।
कि क्या फौज पे इसमें बहस हुई। उनका कहना है फौज में विधिवत कोई बहस नहीं हुई। अब यदि विधिवत बहस नहीं हुई और बिना फौज की स्वीकृति या बिना फौज से एक विमर्श किए हुए इस तरीके की योजना लाई गई है तो इस योजना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज आपका कहना कि हम उसे पैसा दे देंगे 30-40 हज़ार, जो भी वो कह रहे हैं 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा। देखिए, फौज कोई व्यापार नहीं है, मोल तोल नहीं है कि पैसा दे देंगे। हर चीज़ से आप फौज को नहीं नाप, फौज कम से कम पैसे से नहीं नापी जा सकती है। आपका ये कहना है कि हम इन फौजियों को अन्य कहीं समायोजित करेंगे, वो तो पहले ही जो बेचारे इतने प्रशिक्षित आते हैं वही समायोजित नहीं हो पाते हैं। आपका ये कहना है कि फौज युवा हो जाएगी। माफ़ कीजिए, हर साल साहब 55,000 से 80,000 तक भर्ती हुआ करती थी। तो ये जो व्यक्ति आया करता था, अब तो आप चौथे साल पे उसका 75% तो निकाल ही देने वाले हैं। तो फिर युवा जो आ रहा है 12.5 ही तो रहेगा वो, और अन्य जाएगा। और यहाँ क्या होता था कि हमें मिलता था 55,000 से 70-80 हज़ार युवा प्रतिवर्ष मिलता था। तो अगर आप कह रहे हैं फौज युवा हो जाएगी, और तीसरा सामान्य भी जो फौजी जाता था वो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में फौज में आ जाता था, और 33-35-37 साल की उम्र में तो घर चला जाता था। तो तुलनात्मक तौर पे वो इतना कम युवा नहीं होता था। और जितने भी बड़े ऑपरेशंस हुए उसमें आपने देखा है कि वो जो उम्र होती है 30 के आसपास की, उसमें अनुभव भी होता है, उसमें ऊर्जा भी होती है, और शिक्षण प्रशिक्षण के बाद उसमें दक्षता भी होती है। तो ये जो लड़का आने वाला है ये तो बेचारा चारे की तरह इस्तेमाल होगा, ना तो इसका शिक्षा प्रशिक्षण होगा। ये फौज में अनुशासन को, फौज की जो मूल भावना है उसे समझ नहीं पाएगा। ये उनके लिए भी समस्या बनेगा, ये ऑपरेशन में समस्या बनेगा, एक मिनट अपने लिए भी जोखिम पैदा। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे आप इनकी ना परेशानियों पर, जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत लोग जाएंगे, इनकी मूल समस्या आप क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो युवा, पहले आपका मतलब ठीक है कि पहले 80-90 भर्ती होता था, अब अग्निवीर में तो उतना भर्ती भी नहीं हो गई। मतलब पहले से बेरोजगारी बढ़ी रही है, और 3-4 साल बाद ये भी बेरोजगार हो गए। हमको आप बताइए कि आप सियाचिन ग्लेशियर जैसे ध्रुव स्थिति में उसके ठंडी का अनुभव किया है। मुझे तो अंदाज भी नहीं है, क्योंकि हमको तो दिल्ली की ठंडी लगती है तो कहते हैं कि जब कब धूप निकलेगी। आपने तो -डिग्री टेम्परेचर में काम किया है। अब मेरे को आप उस मन स्थिति, उस साइकोलॉजी पर बताइए। एक आपने किया है, क्योंकि आपकी सिक्योर नौकरी थी, वो आपने नौकरी छोड़ दिया, अपने मर्जी से क्या किया वो डजंट मैटर। लेकिन जब मुझे मालूम है कि मैं तो 3 साल के ठेके पर आया हूँ, तो ये -डिग्री में जान क्यों दूँ? मैं 3 साल के लिए आया हूँ, तो राजस्थान के 47-57 डिग्री, 52 डिग्री, 47 डिग्री टेम्परेचर में जान क्यों दूँ? ऐसी दुरूह परिस्थितियों में आसाम के सांपों के बीच क्यों सोऊं? तो क्या कोई मेंटल डिफरेंसेस आप देखते हैं आपके ज़माने के फौज में और अभी अग्निवीर के फौज में? देखिए, जिस तरीके से युवा दौड़ रहे हैं, मैं उनके जज्बे को तो ऐसा ही मानता हूं, जैसा जज्बा था लगभग वैसा ही जज्बा है। हमारे यहाँ फौज, आप बात समझिए, एक परंपरा जैसी है। हमारे गांव देहात में, हमारे यहाँ जो हमारे गांव देहात में पैदा होता है उसे 3 चीज़ें विरासत में मिलती हैं। एक उसे फौज मिलती है, एक उसे खेती मिलती है, और माफ़ कीजिए एक छोटी मोटी उसे प्रधान से प्रधानमंत्री तक की नेतागिरी मिलती है। तो ये 3 चीज़ें तो उसे विरासत में है ना। एक दूसरी बात, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात कि भाई हमारी कोई पीढ़ी ऐसी नहीं है जिसमें हर पीढ़ी में कोई ना कोई आदमी फौज में था। तो ये हमारे यहाँ परंपरा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेरे दादाजी लड़ रहे थे, और अभी कारगिल हुआ, जो मेरठ में तो आपका घर भी सैन्य क्षेत्र में ही है। कारगिल जो है, कारगिल हुआ, युद्ध हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मातृभूमि की सेवा का अवसर मिला, और मैं वहाँ कोई अकेला लड़ा, हजारों लड़ रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के घर घर की कहानी है, ये कोई मेरी कहानी नहीं है अकेले। हर पीढ़ी में शहीद है, हर पीढ़ी में फौज में कोई ना कोई स्वयं सेवा दे रहा है, एक बात, और इसका हमें फक्र है। तो ये फक्र से भी जुड़ी हुई चीज़ है। अब इनका जज्बा तो है इन युवाओं का, लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि भाई उसका जज्बा कितना बरकरार रहेगा, जब उसे पता है कि 4 साल में तो मुझे घर जाना है, 75% को तो पता है ना कि मुझे घर जाना है, बिल्कुल, तो जाहिर है उसके अनुशासन पे, उसके जज्बे पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे फौज की गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ेगा। और जब आप इतनी घटाई करते जा रहे हैं भर्ती में ही, तो जाहिर है गुणात्मक तौर पे तो पड़ ही रहा है, आपका संख्यात्मक तौर पे भी फर्क पड़ रहा है। तो एक तरफ तो हम सुरक्षा के मुद्दों के प्रति इतना अपने आप को संवेदनशील बता रहे हैं, या मानते हैं कि सुरक्षा बड़ी संवेदनशील विषय है, दूसरी तरफ हम इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बल संख्यात्मक तौर पे भी और गुणात्मक तौर पे भी कमज़ोर हो जाए। तो ये मेरी थोड़ी सामान्य बुद्धि से, समझ से परे की बात है।
और निश्चित तौर पे उसकी मानस पे ये फर्क पड़ना है। जब उसका तीसरा साल होगा, उसे लगेगा मेरा तो फैसला हो गया, क्यों वो जान जोखिम में डालना चाहेगा। और फिर मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रहा, इसे हल्का ना माना जाए, जज्बा सब में है मातृभूमि की सेवा का, लेकिन ये भाव तो उसमें जरूर आएगा कि ऐसा देश जो उस आदमी को जो जान देने को तैयार है, उसके परिवार की मेडिकल सुविधा या उसके परिवार तक की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उसे पेंशन तक देने को तैयार नहीं है, तो फिर किस तरीके का राष्ट्र हम लोग बना रहे हैं, ये इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। ये भड़े की फौजों से जो डॉक्टर साहब एक सेंटेंस कह रहा हूँ जी, उन्होंने कहा था कि जो राज्य और राजा भाड़े की फौजों से चलते हैं वो टूट जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। मेरा डॉक्टर साहब एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं ठीक है, वो फौजी के मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वन से आर्मी ऑलवेज आर्मी, वन से कॉप ऑलवेज कॉप वाली स्थिति है। अगर वो हमारे फौज में गया है तो ये मान के गया है कि मैं इस देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो आम सामान्य नागरिक है, जैसे फौज से रिटायर आने वाले लोगों की जो समाज स्वीकृति है, जो समाज में उसकी स्वीकृति है, जो लोगों में उसका स्वीकार्यता है, उसका सम्मान है, और वो जो ठेका पर 3 साल के बाद आएगा, उसको पता है पेंशन नहीं है, वो हमारे ही जैसे बेरोजगार के श्रेणी में आएगा, तो समाज उसके साथ कैसा ट्रीट करेगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप पहले इसका बताएं, फिर दूसरा देंगे, इसके समाज कैसे ट्रीट करेगा उसके साथ? ये आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न किया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये है। देखिए, आज समाज में जो कुछ संस्थान है उसमें फौज शायद एकमात्र तो नहीं कहूँगा, पर निश्चित तौर पर जिसे बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है वो संस्थान है। आज आम आदमी में फौजी की बड़ी इज्जत है अन्य दूसरे संस्थानों के। अब मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति इतना अनुशासित नहीं होगा, दक्ष नहीं होगा, और वो समाज में डाल दिया जाएगा, लेकिन प्रतिनिधि तो वो फौज का होगा। यदि वो समाज में बिना प्रशिक्षण के और बिना उस तरीके की सलाहियत हासिल, लियाकत हासिल किए हुए आएगा समाज में, और उसका व्यवहार फौज के अनुकूल नहीं होगा, और तीसरा, जब उसका ही हित का नहीं देखा गया है तो उसमें एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन भी होगा, एक कुंठा भी होगी उस आदमी में, तो व्यक्तिगत तौर पे भी वो व्यक्ति विकृति का शिकार होगा, और समाज भी निश्चित तौर पे उस विकृति को जब देखेगा तो वो फौज के प्रति उसका भाव नीचे आने वाला है, फौज की प्रतिष्ठा सामान्य नागरिकों में समाज में कम हो जाएगी। तो ये अग्निवीर योजना है, ये उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये फौज की छवि और फौज के साथ उसकी परंपराओं के साथ खिलवाड़ है, और माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए, प्रकारांतर में ये देश की सुरक्षा और देश के साथ भी खिलवाड़ है, और ये बड़ा कष्टकारी स्थिति आने वाली है। इसकी वजह से बड़ी स्थिति खराब आने वाली है। एक प्रश्न बनता है कि मान लीजिए आपने कहा कि समाज के प्रति उसकी नज़रिया में कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, हो सकता है ना आए, ठीक है ना। एक बात का तो चिंता हम लोगों को करना ही चाहिए कि जैसे लोग कह रहे हैं ना कि वो कहीं ना कहीं समावेशित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, तो अब एक असाधारण बेरोजगार को एक बनिया, मैं माफ़ करूँगा, बनिया मतलब जात बनिया नहीं, बिजनेसमैन, व्यवसायिक आप कह सकते हैं, जिसने नौकरी देना है, जिसने नौकरी पर रखना है, क्योंकि भाजपा के भी कई लोगों ने कहा है, बल्कि भाजपा के तो एक ऐसे महासचिव हैं जो फालतू बोलने के लिए जाने जाते हैं कि मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड में रखूँगा तो उसी को रख लूँगा, मैं ऑफिस में पानी पिलाने रखूँगा, तो मतलब ये दूर की योजना है कि फौज के ट्रेन पानी पिलाने के लिए रखेंगे। खैर उनकी बुद्धि की है, ये आम भाजपा का नहीं और आम भारतवासी का सोच नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, चूँकि आप फौज के आदमी हैं, आप समाज में जाते हैं, कई लोगों ने आपको नौकरी के लिए ऑफ़र किया होगा, आप चूँकि आप डॉक्टर भी हैं तो कई अस्पतालों ने आपको ऑफ़र किया होगा, आपके पास सेना में सेवा देने का मौका मिला है, तो आपको कोई भी रख सकता है कि अगर बंदूक चलाने की जरूरत पड़े तो वो भी चला लेंगे और सीजर भी चला लेंगे, तो आप बहुगुण आदमी, परिपक्व आदमी हैं। ये बताइए कि जब मेरे को 10-12 हज़ार 15 हज़ार में पढ़ा लिखा BA में मिल रहा है, तो मैं उस अग्निवीर को अपने यहाँ क्यों रखूँगा, क्या करूँ? बंदूक तो चलवाना नहीं है मुझे, तो बोरा उठवाना है, झूला उठवाना है, लाठी पे लेकर के गेट पकड़ा करना है, तो क्या वो 30,000 से 3,000 रुपये आएगा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? और क्या लोग उसको समाहित कर लेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? कि मुझे तो इसमें आशंका है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? मैं आपकी आशंका से, मुझे भी यही आशंका है और मैं सहमत हूँ इस आपकी आशंका से, और इसका कोई समुचित समाधान मैं किसी दलीय पार्टी या लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति में इच्छुक नहीं हूँ। हालांकि वो जिस टिप्पणी का आपने जिक्र किया है वो बहुत ही मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है। फौज का सिपाही इसलिए नहीं खड़ा होता किसी का सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, वो तो मातृभूमि पे जान देने के लिए जाता है। अब इसमें एक और समस्या है, क्योंकि आपने मेरा जिक्र कर दिया। देखिए, जब मैं फ़ौज में गया, मैं डॉक्टर था, मेरे पास डिग्री थी,
मेरे पास एक करियर चॉइस थी, मैं अपने रोजी रोटी का ध्यान रखने में सक्षम था और हूँ। लेकिन वो जो व्यक्ति 17 साल का जा रहा है, जब उसके पढ़ने लिखने का या कुछ और काम करने का दौर था, तब तो आपने उसे अग्निवीर बना दिया। अब अग्निवीर में उसके पास ऐसी कोई दक्षता, ये कहने भर की बातें हैं। आज के प्रावधान नहीं है फौज में कि भाई एक मिनट आपको रोकूंगा। आदरणीय प्रतिमा त्रिपाठी जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूं। आप बड़ी परिपक्व महिला हैं और सजग महिला हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपके पति प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ये तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिए मैडम। आपने कहा है कि वेरी सैड फॉर देम, मतलब उन लोगों के लिए बड़ा दुखद है। तो क्या आप भी मानते हैं कि दुखद है? नहीं, मैं तो चिंताग्रस्त हूँ साहब, मैं तो चिंतित हूँ इस बात को लेकर के। मैं किसी सरकार या पार्टी में मेरी रुचि नहीं है कि उसने क्या किया, किसने क्या। कोई भी करे तो संस्था के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, इसलिए गलत है। मैं वो किसी व्यक्तिगत की हुई टिप्पणी, मैंने कह ही दिया आपसे कि किसी ने असम्मानजनक है, आपत्तिजनक टिप्पणी थी वो। इट वॉज इन बैड टेस्ट। अगर हम कहें इट वॉज रियली इन बैड टेस्ट कि व्यक्ति ऐसी तरीके की बात सोच भी कैसे सकता है उन देश के लोगों के लिए कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा कर दूंगा, मैं नौकरी दे दूंगा। ये दरियादिली नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण टिप्पणी थी। बहरहाल हम उस पर न जाएं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, न व्यक्ति महत्वपूर्ण है, न उसकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। संस्थागत जो नुकसान हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, जब मैं गया तो मैं तो डॉक्टर था, तो मेरे सामने एक करियर चॉइस थी। वो जो लड़का जब उसके करियर बनाने का दौर है, तब तो आपने उसे अग्निवीर बना दिया। और अग्निवीर अब जब वो बन जाएगा, 30-40 हज़ार उसके 30,000 जेब में आने लगेगा, तो उसे खर्चे की भी आदत पड़ जाएगी। और जब उसके बाद उसे घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस योग्यता और इस दक्षता के साथ कौन उसे उतना पैसा देगा बाहर? तो आपने तो एक तरीके से उसका जब करियर बनना था उस दौरान में उसे कहीं और भटका दिया। उसके बाद आपने उसे बेचारे को निराश्रित छोड़ दिया। तो ये आशंका बिल्कुल जायज़ है। और ये कहना हम यहाँ समायोजित कर लेंगे, वहाँ समायोजित कर लेंगे, जो आज पूर्व सैनिक आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित है, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रशिक्षणों पर खर्चा हुआ है, उसे तक तो हम समायोजित कर नहीं पाते हैं। और फिर क्या उस स्तर का, देखिए आज उसके जीवन का आरंभ है, जिसके जीवन में होता है, तो हम हर दृष्टि से देखें, उसके प्रोफेशनल दृष्टि से देखें, तो हर तरीके से वो बढ़त की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। वो घटता नहीं है इन ईयर्स में। भाई इन सालों में तो उसे बढ़ना चाहिए। आपने तो ऐसा कर दिया कि बाप नौकरी में होगा, बेटा रिटायर्ड बताया जाएगा। तो 24 साल का रिटायर्ड लिया चलिए, मजाक ये भी चल रही है, एक और कह रहा हूँ, मजाक ये भी चल रही है कि भाई वो कहेंगे शादी ब्याह वाले कि भाई लड़का क्या करता है, तो वो बताएंगे रिटायर्ड है। रिटायर्ड मतलब ये किस तरीके की, मतलब मजाक जैसी स्थिति। इसमें सीरियस बात क्या है? फौज मजाक का विषय हो जा रही है, जो सम्मान का विषय थी, अनुशासन का विषय थी, मर्यादा का विषय थी, गरिमा का विषय नहीं, वो मजाक का फौज नहीं, अवकाश प्राप्त फौजी। फौजी मजाक का विषय है, पूरा फौज मजाक का विषय नहीं। फौज भी मजाक का विषय हो जाएगी ऐसे? भाई आप यही तो नहीं, मेरे लिए तो ये एक बड़ा शब्द है। मैं तो कहूँगा कि फौजी अवकाश प्राप्त फौजी मजाक का विषय होगा। बात नहीं समझ रहे हैं। देश तो देशवासियों से बनता है, फौज तो फौजियों से बनती है। यदि किसी हमारे फौजी का सम्मान अक्षुण्ण नहीं रह पाता है, तो वो फौज पे भी तो रिफ्लेक्शन आता है। हमारी चिंता ही है, हमारी चिंता थोड़ी है भाई। हमारी जान जाना चिंता नहीं है, वो तो हमारी सियाचिन कारगिल में जाती ही थी, है ना। हम उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार होते हैं। एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न, हालांकि मैं पूछते हुए बहुत दुख महसूस करता हूँ। सबसे पहले मैं भारत तमाम फौजी और अग्निवीरों और अग्निवीर में जाने वाले जवानों से मैं माफ़ी मांगते हुए प्रश्न कर रहा हूँ। एक आशंका है कि अगर वो क्या उसको भटकाया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो आदमी पूर्ण पेंशन के साथ सिक्योर था, समाज में प्रतिष्ठा थी, उसमें भी आए दिन सुना जाता है कि वो फलाना सिक्रेसी बेचते हुए पाया गया, कुछ पैसों के लालच में, कई बार वो विषकन्याओं के लालच में, मतलब कुछ ना कुछ में, और जिसका कोई भविष्य ही नहीं होगा, क्या उसको गलत संगत की चांसेस मानते हैं? देश के दुश्मन उससे कुछ गलत काम करवा सकते हैं क्या? देखिए, मैं इस सवाल का वैसे तो जवाब दे चुका हूँ, पर आपने सीधा सवाल दिया। हमारी भी इस तरीके की आशंकाएं हैं। इसी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, इसमें राष्ट्र की हानि होगी। उस व्यक्ति के पास देश के प्रति शुक्रगुजार होने का क्या कारण है? मैंने एक बात कही थी, आज के लड़के में भी जो जून जुलाई में दोपहर में दौड़ रहा है, जज्बे की कमी नहीं है। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, उसमें जज्बे की कमी नहीं है। लेकिन इस जज्बे के बाद भी यदि देश का उसके प्रति ये रवैया होगा, तो उसे देश के लिए शुक्रगुजार होने के कारण कहाँ है? और क्या उसके पास फ्रस्ट्रेट होने के कारण नहीं होंगे, कुंठाग्रस्त होने के कारण नहीं होंगे कि उस देश ने उसका इस्तेमाल किया और उसे फेंक दिया, और आज उसके सामने करियर भी नहीं रह जाएगा कोई? भाई आज पूर्व सैनिकों का आप नहीं कर पा रहे, तो ये जो आपकी आशंका है ये बहुत जायज़ है। मैं इस आशंका से मुझे भी अब एक बात और कि
एक चीज बताइए कि क्या एक सोची समझी स्वर्ण समाज विरोधी सरकार की स्वर्ण समाज के बच्चों को दिग्भ्रमित करने, बेरोजगार करने और लाचार करने की कोई साजिश देख रहे हैं क्या? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ स्वर्ण समाज फौज में जाता है। मैं हालांकि फौज जाति निरपेक्ष है, उसमें जाति का कोई मतलब नहीं, वो धर्म निरपेक्ष है, वो क्षेत्र निरपेक्ष है, उसमें उत्तर पश्चिम दल नहीं होता, वो भारत का फौजी होता है, केरल का भी, कश्मीर का भी, बलिया का भी और बनारस का भी। लेकिन फिर भी देखा गया है ना कि आम मेजोरिटी ऑफ कास्ट कौन सी लोग हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान स्वर्ण समाज के लोगों को होगा या मेरा आशंका निर्मूल है? नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँगा। ज़्यादा जो व्यक्ति फौज में जाता है, फौज जातिगत व्यवस्था में नहीं है, धार्मिक उनमें नहीं है, सांप्रदायिक उसमें नहीं है, संप्रदायों के आधार पर नहीं है, लेकिन फौज में ज़्यादातर बच्चा देहात की पृष्ठभूमि का जाता है। भाई एक लड़का खेती करता है, दूसरा लड़का छाती न पा करके चला जाता है। मतलब ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे इसका नहीं तो शहरी वाला पहले भी फौज में नहीं जाता था, कम जाता था। हाँ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे इस पर बड़ा भारी पड़ेगा। तीसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे और फौज संभवतः ऐसे विभाग हैं जो कि इस देश को इंटीग्रेट करते हैं, यूनाइट करते हैं। और फौज एक सांस्कृतिक जो एक तरीके का वो बनाती है, यूनियन बनाती है इस देश को। भाई उस आदमी को, उस देहात के आदमी को जो अपने कस्बे को भी ठीक से नहीं देखा था उसके दादा ने, आज वो आदमी केरला भी देखता है, वो युगांडा सूडान में भी यूएन मिशन में जाता है। तो आप ये देखिए उसको किस तरीके का एक कल्चरल एक्सपोजर मिलता है उस आदमी को। तो एक जो चेतना पैदा होती है और एक राष्ट्रीय भावना जो आती है फौज के मार्फत दूर दूर के देहात तक में, क्या उसकी हानि नहीं होगी इस बात से? तो फौज बड़ी एक संस्था है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा यहाँ कि देखिए, और हमें इस बात से समझना चाहिए फौज की गहराई को, कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ वर्दी में है, आज नौकरी में है, वो व्यक्ति सरकार के फैसलों के खिलाफ बिल्कुल भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करता है, उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। ये फौज की मर्यादा है, गरिमा है, अनुशासन। वरना हमारी फौज पाकिस्तानी फौज जैसी हो जाएगी, हमारी फौज पाकिस्तानी फौज जैसी हो जाएगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। तो फौज का आप चरित्र तो देखिए कि ऐसी स्थिति के बावजूद भी कोई यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ, पूर्व सैनिक मेरा नहीं मेरा जनरल से लेकर सिपाही तक मेरा प्रश्न यही है, मेरा प्रश्न ये देखिए, अब एक सेकंड, यहाँ क्या आ रहा है कि आप एक और बड़ी अवांछनीय स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जवान और अफसर के बीच में भी आप एक दुराव पैदा कर रहे हैं। जवान को ऐसा लग रहा है कि हमारे तो हित ही नहीं देखे गए अफसरों द्वारा। अफसर के मन में क्या है, जब तक वो सर्विस में है तब तक वो देखिए उसे आज्ञा का पालन करना है, उसे वोट द्वारा निर्वाचित सरकार का सम्मान करना है, उसके आदेश का सम्मान करना है। तो वो तो गरिमा से, जैसे भाई हस्तिनापुर के उससे बंधी हुई गरिमा जैसे होती है, उस तरीके की गरिमा से बंधा हुआ है। तो वो मैं लाचार शब्द नहीं कहूँगा, मैं तो इस बात का ताली बजा रहा हूँ, वाहवाही दे रहा हूँ कि किस तरीके की अनुशासित मर्यादित हमारी फौज है। लेकिन क्या जवान के बीच में, अफसर के बीच में इस तरीके का दुराव नहीं हो रहा है? वो अग्निवीर ऐसा नहीं सोच रहा है कि हमारे हित नहीं देखे गए, जो नया जवान भर्ती हो रहा है कि ये तो अफसर हमारा हित देखते ही नहीं है, पर है। हालांकि पूर्व कई जनरल साहिबान ने कही है ये वाली बात, लेकिन जो वर्तमान में है उनके न कहने का मैं आपको कारण बता। मैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ना मेरा प्रश्न ये इसी से संबंधित है कि ये योजना लाई सरकार, इस योजना को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार, और जब देश भर में बवाल कट रहा है तो ये सेना के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाया जा रहा है? उनको आगे क्यों किया जा रहा है? देश में लड़ाई है, उनको वो आगे क्यों करवा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो परंपरा ही मैं गलत मानता हूँ कि रक्षा मंत्रालय के अपने प्रवक्ता होते हैं और फौज का ये काम नहीं है कि वो जनता को इस पर स्पष्टीकरण दे। तो ये फौज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो सरकार के दबाव में कर रही है? नहीं, वो या सरकार के फेस सेविंग कर रही है? नहीं, वो जाने क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नई जो परंपराएं डाली जा रही हैं ये देश हित में नहीं है। फौज को सरकारी कामकाज से या उसके मसलों से दूर रखा जाना चाहिए। नीतिगत मसलों में और फौज संबंधी रक्षा नीति में फौज से राय ली जानी चाहिए, बिना फौज की राय के नहीं किए जाने चाहिए इस तरीके के मसले। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, नीतिगत मसलों में तो आप फौज की राय ले नहीं रहे, और जो पीआर सर्विस है, पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो होते हैं, वो फौज में बैठा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब ये नई परंपरा पड़ी है। हालांकि ये फौज का काम नहीं है। फौज को तो सीमित अपनी, अगर कोई रिपोर्ट भी देते हैं तो फौज रिपोर्ट देती है, फौज इस तरीके की स्पष्टीकरण नहीं देती है। तो ये भी एक गलत परंपरा है। आपने बहुत अच्छा ये अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है,
2 मिनट आपके पास है। आप अग्निवीर की बुराई, अच्छाई और सरकार को क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति में अग्निवीर को क्या करना चाहिए, देशवासी को क्या करना चाहिए, युवाओं को क्या करना चाहिए, ये डॉक्टर हिमांशु से प्रश्न है। ये मिलिट्री वाला भी है, देश का एक सेवक भी है और एक देश का प्रखर शिक्षित नागरिक भी है। बिना किसी प्रश्न के 2 मिनट अनकट आपको। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। बंदर से आदमी बना था, बंदर से आदमी बना था। अब जब आदमी बन गया तो उसे वापस बंदर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी फौज है और इसने कई युद्ध लड़े हैं, स्वतंत्र भारत में भी लड़े हैं और ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में भी लड़े हैं और हिंदुस्तानी सिपाही का डंका दुनिया में बजा है। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की सिपाही की फ़ौज के प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं है, बढ़िया फ़ौज है, उम्दा फ़ौज है। अब एक बेहतरीन को बदतर क्यों बनाया जा रहा है, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है सिर्फ। और ये कोई मेरा कह रहा व्यापार का काम नहीं है कि हम साहब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग भाई तोल के आप जो है उसे तराजू में तोल के नहीं देख सकते आप देश की अखंडता को, एकता को, सुरक्षा को। और अगर सब तराजू में ही तोल के देखना है तो फिर वे फौजी भी कल तो तराजू में तोल के देखने लगा कि मैं जान क्यों कटवाऊँ, मैं नखून तक कटवाऊँ, उंगली कटवाऊँ, लात क्यों कटवाऊँ। तो ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे सुरक्षा नहीं चलती। मातृभूमि के लिए जज्बा लेके फौजी लड़ता है, वो कोई कुछ रकम देख करके या ये देख के नहीं करता है। और अगर हम बतौर राष्ट्र अपने सैनिकों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए जो जान देने को तैयार हैं, उन्हें सामान्य पेंशन भी नहीं दे सकते, उनके परिवार को सुरक्षा भी नहीं दे सकते, उनको हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं दे सकते, तो किस तरीके का नाशुक्रा देश हम बना रहे हैं। और फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के लड़के आएंगे, इस जज्बे के साथ आएंगे और जान न्यौछावर करेंगे। अतः मेरी सरकार से विनम्र विनती है कि इस पर पुनर्विचार ये नहीं है कि इसको मॉडिफाई करेंगे जैसी बात हो रही है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और ये बात कहना कि साहब लाखों लोग आ रहे हैं और लाखों लोग आ जाएंगे, आवेदन किया है, माफ़ कीजिए, इस देश में 4 साल छोड़िए, आप 4 महीने की भी नौकरी निकालेंगे तो भी लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों की पसंद है, ये उनकी मजबूरी है। और ये भी शर्म की बात है कि इस देश में एक स्थिर सरकार के बावजूद ये हालात है कि हज़ारों लोग, लाखों लोग 4 महीने की नौकरी के लिए, 4 साल की बिना किसी गारंटी की नौकरी के लिए तैयार हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं है। उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, उनकी मजबूरी को उनकी स्वीकृति मत बताइए, उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाइए, नमक मत लगाइए। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। आप भी एक पुराने फौजी हैं और आप भी शीर्षस्थ स्थान पर सेवा दे चुके हैं। एक दिन आपसे भी पूछताछ करेंगे। जब तक आप मुझे देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। एक प्रश्न तो बनता है, आपने वो जो पेंशन वाला शब्द आया, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन चूंकि एक फौजी सामने है और एक फौजी वर्चुअल है तो मैं चाहूँगा कि पूछ लूँ, क्योंकि एक आप सामने हैं और एक वर्चुअल भी है नागपुर से, आदरणीय प्रेमनाथ उपाध्याय जी। ये कहा जा रहा है कि पेंशन हटा दिया जाएगा। अगर पेंशन देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहा है और जिस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस बिल पर साइन किया है, कल से वो लाखों रुपया पेंशन लेंगे, लाखों रुपया का स्टाफ लेंगे, हजारों रुपया का टेलीफोन लेंगे और अनलिमिटेड देश दुनिया में यात्रा लेंगे विद सिक्योरिटी गार्ड और फर्स्ट क्लास की व्यवस्था। तो जो आदमी नाखून नहीं कटवाया, जो आदमी सियाचिन के ठंडी और राजस्थान की गर्मी को नहीं जला, उसको लाखों रुपया दिया जा सकता है, तो क्या उस पर अर्थव्यवस्था का चोट नहीं पड़ेगा, हमारे फौज पे ही पड़ेगा? और अगर पेंशन ही बंद करना है तो सबका क्यों नहीं करते? ऐसी दो धारी बात क्यों? देखिए, उनको पेंशन मिले, मैं कह रहा हूँ और दोगुनी कर दीजिए, हमें आपत्ति नहीं, वो बजा लें। लेकिन उस लड़के को मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो जान देने को तैयार है। अगर राष्ट्र उसको सामान्य पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, उसके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं करा सकता है, तो हम कैसा नाशुक्रा राष्ट्र बना रहे हैं। सोचने की बात ये है। आप थे मेजर डॉक्टर हिमांशु, आप उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आपसे मैंने प्रश्न पूछा था। ये मेरा सौभाग्य था कि आप एक पूर्व फौजी भी थे, डॉक्टर भी थे, और फौजी भी रहेंगे और डॉक्टर भी रहेंगे, और सबसे ऊपर एक भारत का यशस्वी और सम्मानित नागरिक रहेंगे। हर आदमी की इच्छा है कि अग्निवीर योजना भारत के नौजवानों के साथ धोखा है और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पेंशन की मार हमारे जवानों के लिए है, तो फिर ये लाखों जो नेता लोग हैं वो बिना किसी काम के भी पेंशन ले रहे हैं और सारी सुविधाएं ले रहे हैं, उन पर भी एक बार विचार किया जाए।
तुलना कर लिया जाए कि हमारे फौज को कितना रुपये पेंशन देना पड़ता था और हमारे नेताओं को कितना रुपये पेंशन देना पड़ता है, और एक बार देश में जनगणना के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से या मतदान के माध्यम से पता कर लिया जाए कि देशवासी किसके पेंशन के साथ हैं और किसका पेंशन रोकने के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी दिन किसी सत्य से बात होगी। तब तक के लिए मैं राकेश परमार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय जवान जय किसान, अक्षुण्ण रहे मेरा